अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैंने ये कहा था कि इंशाअल्लाह हम बिहार की सियासत से मुताल्लिक़ कुछ बात करेंगे और ख़ास तौर से प्रशांत किशोर साहब के तनाजुर में ये गुफ्तगू होगी। मैं ये कुछ देर पहले जब लाइव हुआ तो ये समझ में आया कि अहबाब तक आवाज़ नहीं जा पा रही थी। अभी मेरा यकीन है कि इंशाअल्लाह आवाज़ पहुंच रही होगी बिइज़्निल्लाहि ताला। तो अगर प्रशांत किशोर साहब के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लें तो ये बात हमें मालूम है कि उनका ताल्लुक़ बिहार से है। बिहार में ससाराम से उनका ताल्लुक़ है और उन्होंने कई सतहों पे अपनी पहचान बनाई है। बिहार से उठने वाला ये जवान यूएन तक पहुंचता है और उसका जो हेल्थ का शोबा है उससे मुंसलिक होता है और 12 सालों तक उसकी खिदमत है वहाँ पे। यानी एक इंटरनेशनल पहचान भी है प्रशांत किशोर साहब की और एक दूसरी नेशनल जो उनकी पहचान है और बड़ी पहचान है नेशनल लेवल पे, उसकी शुरुआत होती है उस वक्त 2011-12 से जब उन्होंने गुजरात में सबसे पहले मोदी जी को जिताने का काम किया। बड़ी मेहनत की, स्ट्रेटजी बनाई और उनको भारी कामयाबी से हमकिनार कराया। और साथ ही 2014 में अच्छे दिन और चाय पे चर्चा जैसे प्रोग्राम्स के साथ, अच्छे वादों के साथ मोदी जी के लिए उन्होंने काम किया और मोदी जी आए जीत करके। 2014 में सेंटर में मरकज़ी सतह पे बीजेपी ने हुकूमत बनाई। माना जाता है कि उस हुकूमत के बनने में प्रशांत किशोर साहब का बड़ा किरदार था। उसके बाद जो उनकी हैसियत है वो नेशनल लेवल पे बड़ी बन गई कि ये बड़े अच्छे स्ट्रेटजिस्ट हैं। ये बहुत अच्छा मतलब ज़ाविया बनाते हैं, चीज़ों पे अच्छी नज़र रखते हैं और उसके बाद इनके अंदर ये सलाहियत है कि ये ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी में अपनी पॉलिसी तय करते हैं और मुख्तलिफ़ पार्टियों को जिताने में अपना योगदान, अपना किरदार अदा करते हैं। बल्कि एक वक्त ऐसा आया कि अमित शाह साहब ने, वज़ीर दाखिला ने जदयू में उनको रखवाया और नीतीश कुमार साहब से कहा कि ये नौजवान काफ़ी सलाहियतमंद है, ये आपकी डूबती जो नैया है उसको पार कराने का काम करेगा, तो आप इसमें रख लीजिए। एक वक्त आया जब वो जदयू में बहुत पावरफुल एक लीडर की हैसियत रख रहे थे, बल्कि आप सेकेंड मैन अगर कहते, राइट हैंड कह सकते थे आप नीतीश कुमार का, या दूसरा सबसे अहम आदमी। लेकिन फिर वो हैसियत उनकी बाकी नहीं रही, वहाँ से वो निकले भी और मुख्तलिफ़ दूसरी पार्टियों को भी जिताने का उन्होंने या स्ट्रेटजी बना करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया। इस सिलसिले में ख़ासतौर से ममता बनर्जी का नाम लिया जा सकता है। कांग्रेस के साथ भी एक आध दो मरतबा उनका अलायंस हुआ, लेकिन वो उतना कामयाब नहीं माना जाता है। ये अलग बात है कि वो अपनी नाकामी को इस तरह से कबूल नहीं करते हैं। लेकिन नेशनल लेवल पे उनकी जो बुनियादी पहचान रही वो ये रही कि उन्होंने मोदी जी के लिए काम किया और सेंटर में उनको जिताया। 2024 का जब इलेक्शन हुआ और उसका रिज़ल्ट आना अभी बाकी था और तब मुख्तलिफ़ किस्म की क़यास आराइयाँ चल रही थी, पेशिनगोइयाँ चल रही थी, उस वक्त प्रशांत किशोर साहब की एक पेशिनगोई ये थी कि इस मरतबा 300 का आंकड़ा बीजेपी बतौर ख़ुद पार कर जाएगी और लैंडस्लाइड विक्ट्री उसको होगी और इतनी बड़ी मतलब कामयाबी मिलेगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। वो हुआ नहीं, वो बीजेपी 240 पे जा कर के रह गई और उसको अपने अलायंस की ज़रूरत पड़ी। इस कैफियत में प्रशांत किशोर साहब कुछ दिनों तक मंजरनामे से गायब रहे, खामोश रहे और जब वो दोबारा वापस आए तो वो उनकी जो झुल्लाहट थी, जो उनका गुस्सा था, वो बहुत साफ नज़र आ रहा था। एक वक्त आया जब वो करण थापर को इंटरव्यू देते हुए उन्हें पानी पीने तक की ज़रूरत पड़ गई और जाहिर है कि उसके बहुत मुख्तलिफ़ सतहों पे लोगों ने मुख्तलिफ़ नताइज अख़ज़ किए, मुख्तलिफ़ नतीजे निकाले और इंसान बहरहाल आज़ाद होता है, हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं। उसके बाद प्रशांत किशोर साहब का अपना एक इरादा बना कि वो अपनी सरज़मीन पे काम करना चाहते हैं। वो बिहार में
अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं और वो बिहार की खिदमत करेंगे, बिहार को बदलेंगे, चेंज लाएंगे, नौजवानों के लिए काम करेंगे, ख़वातीन के लिए काम करेंगे, बिहार की तस्वीर बदल देंगे, बिहार की जो ये एक बनी हुई छवि है पिछड़ेपन की, इसको ख़त्म करेंगे, बिहार को एक खुशहाल रियासत बनाएंगे। ऐसे कुछ दावों के साथ उन्होंने सबसे पहले पद यात्रा निकाला। पूरे देश में बहुत सारे किलोमीटर वो चले और लोगों से मिले, वहाँ तक गए। और जाहिर है स्ट्रेटजिस्ट हैं, सियासत समझते हैं, सियासत की नब्ज़ पे हाथ रखते हैं, लोगों को कैसे रिझाना है ये सब जानते हैं। और इस तनाजुर में उन्होंने चल फिर करके काम किया, ज़मीनी सतह पे उतर करके लोगों को देख करके कि कहाँ क्या ज़रूरत है, किस किस्म की क्या सूरत हाल है, उसका एक बड़ा अच्छा जिसको कहते हैं कि फर्स्ट हैंड या बाज़ाब्ता सामने से जा कर के जो एक आदमी मालूमात ले सकता है, समझ सकता है, वो काम किया। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत सारे वो लोग जो सियासत करना चाहते हैं या सियासत को समझना चाहते हैं, उनसे बहरहाल उन्हें प्रशांत किशोर साहब से ये सीखना चाहिए कि इस तरह से भी सियासत होती है कि आदमी बाज़ाब्ता वहाँ जाता है जहाँ उसको सियासत करनी है, उस तरह की कोशिश करता है जो वो किया। हो सकता है कि इस मामले में उन्होंने राहुल गांधी जी के यात्रा से भी फ़ायदा उठाया हो, वहाँ से भी प्रेरित हुए हो। ऐसी बात नहीं है कि इसको मुकम्मल तरीके से खारिज किया जा सकता है। तो उन्होंने 2022 में 2 अक्टूबर से गालबन ये सिलसिला शुरू किया था और 2 अक्टूबर 2024 को उन्होंने जनस्वराज यानी जो उनकी पार्टी है उसका उन्होंने ऐलान किया। और ज़ाहिर है जो मोटिव है उनका वो बुनियादी तौर पे ये है कि वो ख़वातीन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नौजवानों को रोज़गार देना चाहते हैं, बिहार की तस्वीर बदलना चाहते हैं और ये जो सूरत हाल है उसमें वो एक नया बिहार बना करके दिखलाना चाहते हैं। इस पूरे मंजरनामे को बदलने के लिए ज़ाहिर है एक तो उन्होंने वो किया कि ज़मीनी सतह पे उतरे, लोगों तक गए, एक काम ये किया उन्होंने। और दूसरा उन्होंने पॉलिसियाँ बनाई कि उनको काम कैसे करना है। लोगों को जो पार्टियां ऑलरेडी काम कर रही हैं बिहार में, जाहिर है कि बड़ी मजबूत पार्टी है, जदयू है जो अभी सत्ता में है, बीजेपी है जो सत्ता में है, आरजेडी है जो अपोजिशन के किरदार में है, भूमिका में है। तो किस पार्टी को किस तरह से अटैक करना है इसकी उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई। और जब स्ट्रेटजी बनाई तो उनको समझ में आया कि उनकी राह का असल कांटा जो है वो अपोजिशन है। यानी उन्होंने अपनी सियासत का जो महवर बनाया वो सत्ता पक्ष को नहीं, सत्ता पक्ष को बनाया भी तो जदयू को बनाया, बीजेपी को नहीं। और ये वो बात है जिस पे लोगों को बहरहाल चर्चा करने की ज़रूरत है और सवाल उठाने की ज़रूरत है, इस पे गौर करने की भी ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार की तबीयत ख़राब है, अब इनका मेंटल जो हेल्थ है वो साथ नहीं दे रहा है और 2000 यानी अभी जब इलेक्शन होगा इस साल का तो फिर नीतीश कुमार ख़त्म हो जाएंगे, 20 से 25 सीट ज़्यादा से ज़्यादा जीतेंगे। हालांकि अभी भी नीतीश कुमार 42 से 43 सीट जीते हुए हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं समझ में आता है अगर ज़्यादा उसको आप मिला करके देखिए तो। लेकिन वो बीजेपी के बारे में बाज़ाब्ता कोई बाज़ाब्ता बात जिसको कहते हैं, बाज़ाब्ता कोई अटैक करने के मूड में हो, उसकी पॉलिसियों पे बात कर रहे हों, बीजेपी की जो सियासत डिवाइड एंड रूल की है उस पर कोई बात कर रहे हों, बीजेपी ने जिस तरह से मुआशरे में एक जहर घोलने का काम किया है उस पर कोई बात कर रहे हो, पूरी कम्युनिटी को सिंगल आउट करके एक दूसरी कम्युनिटी को पोलराइज करके जीतने का जो एक मंत्रा लाया है बीजेपी ने, अमित शाह ने, मोदी जी ने, उस पर उनकी कोई बाज़ाब्ता टिप्पणी नहीं है। बाज़ाब्ता कोई उस पर वो मतलब क्या कहते हैं तनकीद करते हो तो ये चीज़ बाज़ाब्ता देखने को नहीं मिलती है। रवा रवी में कोई बात आ जाए तो अलग बात है। तो गोया के जो अगर वो सत्ता पक्ष पे बात करते हैं तो जदयू पे करते हैं, नीतीश कुमार की हेल्थ को लेकर के करते हैं, उस पर बात करते हैं। उसके बाद जो उनका पूरा फोकस है बिहार में वो आरजेडी पे है, लालू प्रसाद यादव पे है। अच्छा, उसकी एक बड़ी वजह है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बिहार में 36 से 40% जो आबादी है वो ओबीसी की आबादी है, 15 से 20% की जो आबादी है वो दलित आबादी है और 18 से 20% की जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी है। अब अगर आप जोड़ लीजिए तो 50 और 20 70 75% जो आबादी है ये इन लोगों पे आधारित है। और वो जो 25% आबादी है उसको शायद प्रशांत किशोर छेड़ना नहीं चाहते। जो अपर कास्ट या मतलब क्या कहते हैं वो आबादी है जो ट्रेडिशनली पहले कभी कांग्रेस को वोट करता था, अब बीजेपी को ट्रेडिशनली वो बाज़ाब्ता तरीके से जो अपर कास्ट वोट है वो बीजेपी को जाता है, मालूम बात है। तो वो उसको वो छेड़ना नहीं चाहते कि आप ये 25% रखिए, ये आपको दिया, हम इसमें नहीं आवेंगे, आपको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, या ऐसा महसूस होता है उनके रवैये से, उनका जो तरीक़ा है
उस तरीके से ये समझ में आता है, या शायद उनको ये भी डर है कि ये इसमें से कुछ आवेगा नहीं, या उनकी सियासत को समझ जाएगा, या पता है कि भाई हम अगर इसी हिस्से का कुछ काटेंगे तो फिर नुकसान उल्टा हो सकता है, या कुछ जो भी हो। बहरहाल जो उनकी पूरी गुफ्तगू है, अगर आप पिछले चंद महीनों से उनकी गुफ्तगू का पूरा खुलासा आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनका जो काउंटर है वो आरजेडी है। उनको ये जो मुकाबिल उनका मद्दे मुकाबिल उनके सामने है वो आरजेडी है। तो उनको ये लगता है कि ये जो 75% की आबादी है, 75% की आबादी जो बिहार की है, उस पर कहीं ना कहीं जो एक बड़ा गिरिप है वो आरजेडी का है। मुसलमान आरजेडी को वोट करता है, जदयू को भी करता है और रामविलास पासवान की पार्टी को भी करता है, लेकिन आरजेडी के साथ जो मुसलमानों का इंसिलाक है वो निस्बतन गहरा है, मजबूत है। कांग्रेस से अलायंस जब हो जाता है आरजेडी का तो ये जो इंसिलाक है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो इस पर अटैक होना चाहिए। तो ये फिर ओबीसी को कहीं ना कहीं वो रिश्ता आरजेडी से ओबीसी का बना हुआ है, वो कमज़ोर ज़रूर हुआ है लेकिन इतना भी कमज़ोर नहीं हुआ है कि आरजेडी को आप बिल्कुल राइट ऑफ करके देख सकें। तो ऐसे में अच्छा, दलित में भी जो लालू प्रसाद यादव की खासतौर से छवि है वो एक अच्छी छवि है, कहीं ना कहीं एक मसीहा की छवि है। हालांकि नीतीश कुमार ने ईबीसी वगैरह की सियासत से बहुत हद तक अपनी सतह पे एक कामयाबी हासिल की है, लेकिन आप आज भी लालू प्रसाद यादव को अगर देखेंगे तो जो कमज़ोर तबके के लोग हैं वो लालू प्रसाद यादव को अपने लिए एक मसीहा या निजात दहिंदा के तौर पे देखते हैं। तो ये जो 75% वोट शेयर है वो बहरहाल माना रखता है। तो इसलिए जो पार्टी पिछले 15-20 साल से हुकूमत में बिल्कुल नहीं है, उस पर पूरा फोकस है। ये सवाल हमारे बाज़ अहबाब दोस्त कहते हैं कि भाई अगर मुसलमान वोट करता है आरजेडी को तो सवाल आरजेडी से क्यों नहीं? भाई बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये सवाल मुसलमान करे आरजेडी से, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, अल्टरनेट लेकर के आ रही है, मुतबादिल आवाज़ के तौर पे आ रही है, और वो सवाल उससे कर रही है जो अपोजिशन में है, इक़्तिदार में नहीं है। अगर वो हिज़्ब इक़्तिदार हो और उससे सवाल ना हो तो वाक़ईतन सोचने की बात है, लेकिन हिज़्ब इक़्तिदार को छोड़ करके हिज़्ब इख्तिलाफ से अगर सवाल हो रहा हो तो दूसरे ज़ाविये से सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों जदयू पे सवाल है, बीजेपी पे सवाल क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ये सवाल बहुत सीधे लफ्ज़ों में पूछने की ज़रूरत है कि अगर आप वाक़ईतन अल्टरनेट सियासत के साथ आए हैं, आप बिहार को बदलना चाहते हैं, आप न्यू बिहार का ख्वाब दिखला रहे हैं, औरतों के लिए काम करना चाहते हैं, पिछड़े वर्ग के लिए काम करना चाहते हैं, आपका एहसास है कि मुसलमानों को यहाँ प्रताड़ित करके रखा गया है, हाशिए पे है खड़ा मुसलमानों की कोई नुमाइंदगी नहीं है, हालांकि इस पे बहुत बात करने की भी ज़रूरत है। तो फिर ये सवाल आप जदयू से जब करते हैं, ये सवाल जब आप आरजेडी से करते हैं, कांग्रेस से करते हैं, तो ये सवाल सत्ता पक्ष से क्यों नहीं करते हैं? आपको ये डर क्यों लगता है? या आप भी ये मानते हैं कि बीजेपी का ये हक है कि एक कम्युनिटी को सिंगल आउट करके वो अपनी सियासत करे और एक खास किस्म के पोलराइजेशन के साथ आगे बढ़े? आप इस नैरेशन को या ये जो पॉलिसी है, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको आप चैलेंज करना नहीं चाहते, या आप चैलेंज करने के मूड में नहीं है, या आपको डर लगता है कि आप चैलेंज करेंगे तो आपका जो कारवां है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा? क्या वजह है? हमारे बाज़ अहबाब कहते हैं कि अब प्रशांत किशोर बाज़ाब्ता आरएसएस पे भी टिप्पणी कर रहे हैं। भाई ये आदमी ही आरएसएस के केडर के साथ मिलकर के बीजेपी को जिताने का काम करता रहा है यार। आप मुझे बताओ कि क्या एक आदमी जो सेकुलर मिजाज का होगा, जिसका अकीदा सेकुलर हो, जो अपनी रिवायत में सेकुलर हो, जो अपने मिजाज में सेकुलर हो, जो अपने मिजाज में सेकुलर हो, जो आदमी अपने थॉट प्रोसेस में सेकुलर हो, क्या वो किसी ऐसी पार्टी को जिताने का या ऐसी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने का काम करेगा जो सिरे से उस सेकुलर आइडियोलॉजी के खिलाफ है? इस पे क्यों सवाल? अगर सवाल होता है तो आपको सवाल का सही जवाब देना चाहिए। आप नाराज क्यों होते हैं? पूछा जाना चाहिए। अगर आप आरएसएस को आगे बढ़ाने का काम करते रहे हैं तो आपके सेकुलर शबीह को कैसे कबूल कर लिया जाए? और क्या इसमें कोई शक है कि भाई पूरे सेकुलरिज्म से अब आरएसएस को पूरा प्रॉब्लम है? और ये कोई ऐसी बात भी नहीं है कि छुपी हुई हो। बीजेपी के बहुत सारे नेता खुले आए दिन आकर के ये बात कहते हैं कि वो नहीं चाहते हैं, निकाल दिया जाना चाहिए सेकुलरिज्म का एक लफ्ज़ भी, अगर एक शब्द भी है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल देना चाहिए। तो ये जो सवाल है ये कुछ ऐसा गलत नहीं है कि इस पर नाराज़ हुआ जाए। हम ये मानते हैं कि जाहिर है कि जब आप अल्टरनेट पॉलिटिक्स करेंगे तो जो लोग फील्ड में होंगे आप उनकी खामियां बयान करेंगे, लेकिन जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि जिन लोगों की खामियां आपको गिनानी चाहिए उनमें भाई कभी भी सियासत इसी का नाम है
डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं। जो सत्ता पक्ष है, जिसको करना चाहिए था, अगर नहीं कर रहा है तो उससे पूछो। जो पिछले 20 साल से लगभग उस इख्तिदार से अलग है, आप उससे सवाल पे सवाल कर रहे हैं। तो अगर हम बहैसियत मुसलमान एक कम्युनिटी के जिस लीडर को हम वोट करते हैं उससे सवाल करें तो ये जायज़ बात है। लेकिन अगर एक दूसरी पार्टी एक अल्टरनेट के साथ आती है कि हम आपके लिए काम करेंगे, वो भी वही काम कर रही है कि उल्टे सवाल कर रही है, तो कैसे होगा। अब आइए, इस पे भी बात करने की ज़रूरत है कि भाई पहली बात तो ये है कि जो उनका माजी है, जो पास्ट है प्रशांत किशोर साहब का, वो कोई बहुत हमें कोई उम्मीद नहीं दिलाता। कोई रोशन पास्ट नहीं है। इट्स नॉट अ ब्राइट पास्ट। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ आदमी आंख बंद करके विश्वास कर ले, ऐसा पास्ट नहीं है उनका। ऐसा कोई कारनामा नहीं है जिसको देख करके लगे कि हाँ भाई ये आदमी है कि अगर नेशनल लेवल पे या स्टेट के लेवल पे हमारे खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा या हमें किसी प्रॉब्लम का सामना होगा तो ये आदमी हमारे लिए खड़ा हो जाएगा। इसके लिए उस आदमी की जो पहले की लेगेसी है वो इस तौर पे हमारी मदद नहीं करती, हमें कोई सहारा नहीं देती, हमें कोई उम्मीद नहीं दिलाती। अब हुआ कि भाई पार्टी ने, चलो माजी छोड़ो, हाल को देख लो, हाल बहुत रोशन होगा, इसलिए आप माजी को भुला दीजिए। माजी में क्या रखा है, जो बात गई सो बीत गई, चलिए मानते हैं। अब हाल में आइए, हमने एक बात रखी, अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने, चंद ही हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, मनीष कश्यप नाम का एक यूट्यूबर है, अब बड़ा पॉपुलर है, करोड़ों की तादाद में लोग उसके फॉलोवर हैं, 20 मिलियन से ज़्यादा उसके फॉलोवर हैं। तो जाहिर है अगर वो आदमी पार्टी में आएगा तो पार्टी को बहुत मदद मिलेगी, ये जाविया होगा उनका। लेकिन उस आदमी की एक दूसरी छवि ये है, शबीह ये है कि वो मुसलमानों को और इस्लाम को गाली देता है। हमने जब ये बात रखी तो हमारे बहुत सारे अहबाब में उसके ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे यहाँ भी ला करके उसको रख दिया। ये सवाल तब आया कि भाई जब आप अल्टरनेट सियासत की बात करते हैं, आप बताते हैं कि मुसलमानों को हाशिए पे रखा गया है, आप बताते हैं कि मुसलमानों के साथ ये अन्याय हुआ है, फिर आप एक ऐसे आदमी को अपनी पार्टी में लाते हैं, उसको कोर कमेटी में लाते हैं, उसका इस्तकबाल करते हैं। जो आदमी सिर्फ ये नहीं है कि वो मतलब किसी और पार्टी में सियासत करता रहा है, नहीं, एक आदमी बीजेपी में हो करके भी अपनी छवि में कम से कम अच्छा हो सकता है, अपने व्यक्तिगत छवि में अच्छा हो सकता है। ये आदमी अपनी व्यक्तिगत छवि में अच्छा नहीं है, ये गाली बकता है, माँ बहन की गाली बकता है, ये इस्लाम को और मुसलमानों को बुरा भला कहता है और डंके की चोट पे कहता है। इस आदमी की असल छवि यही है, उसकी जो पॉपुलरिटी है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये एक बड़ी वजह है। अब सवाल ये है कि जब आपने इस आदमी को अपनी पार्टी में रखा, इसका इस्तकबाल किया, तो हमारे जो मुसलमान लड़के उस पार्टी से अभी जुड़ रहे हैं, उन्होंने उसके साथ क्या कोई वार्तालाप किया, अपनी लीडरशिप से बात की कि भाई आप इसको क्यों ले रहे हैं, ये तो ऐसे ऐसे बोलता है, ये ऐसे ऐसे गालियां बकता है, ये जो उन जैसे लोगों की तरह की इसकी छवि है जो बाज़ाब्ता बदनाम है, तो आप इसको अपनी पार्टी में कैसे ले सकते हैं। इस पे बात करने की बजाय इस पार्टी से मुंसलिक नौजवान लड़के आकर के हमें समझा रहे हैं कि हम पार्टी में ला करके इसको सुधार देंगे। आप यकीन जान लीजिए, हमें वो बात याद आई कि आजकल जो भी करप्ट लीडर हो, अगर वो बीजेपी में जाता है तो धुल जाता है, वॉशिंग मशीन है। तो प्रशांत किशोर की जो पार्टी है ये दूसरे लेवल की वॉशिंग मशीन है कि जो कोई मुसलमानों को गाली देता रहा है, मुसलमानों के खिलाफ बोल बोल करके वो नौजवान लड़कों का जहन ख़राब करता रहा है, मसमूम करता रहा है, फ़ज़ा को ख़राब करता रहा है। बिहार की सरज़मीन जो आम तौर से गंगा जमनी तहजीब व सकाफ़त के लिए जानी जाती है, जो हर ज़माने में एक तरीके से रोशनी रही है, उस सियासत की, जिस सियासत को प्रोग्रेसिव सियासत कहते हैं, उस सियासत की जिसको इंक्लूसिव पॉलिटिक्स कहते हैं, उस सरजमीन को जो मसमूम करने की कोशिश करता रहा है और उसी बुनियाद पे उसको ये पॉपुलैरिटी मिलती रही है, आप उसको अपनी पार्टी में ला करके उसका खूब हार्दिक स्वागत करते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ आकर के ये बदल जाएगा, इसलिए हमने इसको रख लिया है। ये सवाल अभी उन्होंने एक और शगुफा छोड़ा है प्रशांत किशोर साहब ने। उन्होंने कहा कि यानी कि मुसलमानों के पास तो खाने पीने के लिए कुछ है नहीं, अपनी तो हालत ख़राब है और इनको गम गज़ा का है। इस पे हमने सवाल रखा कि भाई मुसलमानों को अगर गज़ा का गम है तो इसमें क्या मसला है, हम गरीब हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने मुसलमान भाई के लिए आंसू भी ना बहावें। हमारे पास खाने के लिए नहीं है तो हमारा मुसलमान भाई कहीं मर रहा है तो हम उसके बारे में बात ना करें, हम उसके बारे में ना सोचें।
ये हमारे अदना दर्जे का भी ईमान दिल में होगा तो यार हमारे दिल में ये खलिश आएगी। अदना दर्जे का भी ईमान होगा तो दुनिया के किसी भी कोने में मुसलमान तकलीफ़ में होगा तो हम उस तकलीफ़ को महसूस करेंगे। और ये तो हमारी रिवायत रही है, आज की बात नहीं है, हमारी रिवायत है, ये हिंदुस्तानी मुसलमानों की रिवायत है। ये अगर ये रिवायत नहीं रहती तो खिलाफत मूवमेंट का मतलब हिंदुस्तान में क्या माना रखता है। आप देख लीजिए, हमारे मुल्क की खारजा पॉलिसी भी हमेशा फ़लस्तीन के फेवर में रही है। आज भी जबकि इसराइल से हमारे मुल्की लेवल पे दूसरे किस्म के ताल्लुकात हो गए हैं, उसके बावजूद हम उस तरह से फ़लस्तीन की मुखालफत की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। हर चंद के बीजेपी हुकूमत कर रही है, आरएसएस की क़यादत में हुकूमत कर रही है, उसके बावजूद। और ये जो लाइन है, ये वही लाइन है जो आरएसएस की लाइन है कि आपके पास अपने तो खाने पीने के है लिए नहीं, और आप ईरान तुरान में क्या हो रहा है उसके लिए मरते रहते हैं। हमने ये बात रखी तो हमारे बाज़ अहबाब आ गए, इसको भी उन्होंने डिफेंड करना शुरू किया कि वो इस तनाजुर में कह रहे हैं। भाई अगर वो गलत बात कह रहा है तो ये जुर्रत पैदा करो कि उसको बताओ कि ये बात कहने की है और ये बात कहने की नहीं है। उसको जा करके समझाओ कि हम क्यों गजा के मुसलमानों के लिए रोते हैं, उसको बताओ, उसको डिफेंड मत करो, ईमान रखो दिल में, उसकी गलतियों को डिफेंड मत करो। एक गाली देने वाले को लाता है, तुम्हारे सर पे चढ़ाता है और तुम आकर के उसको डिफेंड करते हो, कहां गैरत चली जाती है। दूसरी पार्टियों के बारे में तो क्या क्या बकते हो आप। गाली देने वाला आदमी है वो, मां बहन की गाली देता रहा है बेहुदा। वो ऐसे आदमी को पार्टी में लाया जाता है, आपके सर पे बिठाया जाता है और आप उसको डिफेंड करते हो। तो जिस पार्टी में आप गए हो और आपको लगता है कि वहां से आप अपने कम्युनिटी के लिए काम कर सकते हो, तो यार काम करने का मतलब ये होता है कि लीडरशिप को बताओ कि ये आदमी अगर आवेगा पार्टी में तो आप जो मुसलमानों के बारे में सोच रहे हैं कि वो आपसे जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे। ये गाली देता रहा है, ये हमें माँ बहन की गाली देता रहा है, ये हमारे दीन को बुरा भला कहता रहा है। ये जुर्रत पैदा होनी चाहिए ना, क़यादत इसको कहते हैं। या सिर्फ मुस्लिम मोहल्लों में जा करके अपनी क़यादत चमकाने का जज्बा है? क्या है? पार्टी में कोई हैसियत नहीं है आपकी, आप प्रशांत किशोर से कोई बात नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूं, सच्चाई भी यही है। छोटे छोटे लेवल पे उड़ने के लिए बड़ी आसानियां हैं, लेकिन आइए इस पार्टी के बारे में बात करने की जरूरत है। क्या है आइडियोलॉजिकल बेस इस आदमी का? अभी आप जब आरजेडी के बारे में बात करते हैं तो बड़ी आसानी है आपके साथ कि क्यों नहीं सवाल होगा जब मुसलमान उसको वोट देता है, तो होगा। लेकिन बताइए कि मुसलमानों के किसी नज़रियाती मामले में आरजेडी ने मुसलमानों की मुखालफत की हो तो बताइए। हम आपके साथ खड़े नहीं होते हैं तो कहिएगा, बताइए। सीएए एनआरसी के मामले में अगर आरजेडी मुसलमानों के साथ नहीं थी तो बताइए, हम आपके साथ खड़े होते हैं। वक्फ के मामले में आरजेडी अगर मुसलमानों के साथ नहीं थी तो बताइए, हम आपके साथ आते हैं। मुसलमानों के इक्वल राइट के मामले में अगर आरजेडी मुसलमानों के साथ नहीं है तो कहिए, हम आपके साथ आते हैं। अच्छा रिप्रेजेंटेशन देने के मामले में, अच्छी नुमाइंदगी देने के मामले में आज भी पूरे बिहार में अगर आरजेडी से अच्छी कोई पार्टी है तो आप बताइए, हम आपके साथ आते हैं। क्यों सवाल नहीं होगा? बिल्कुल सवाल होना चाहिए। और आपको बतावें, जो अच्छे दिल दिमाग के लोग हैं सलीके से सवाल भी करते हैं, मनवाते भी हैं, और जरूरत भी होती है मनवाने की। इस पार्टी के बारे में बात करने की जरूरत है। आइडियोलॉजिकल कोई बेस नहीं है इस आदमी का कि उस पर भरोसा किया जाए। ये नजरियाती सतह पे हमारे साथ कभी खड़ा नहीं हो सकता। जो आदमी गाली देता है उसको ये गले लगाता है, और गाली किसको देता है? किसी फर्द को नहीं, पूरी मिल्लत को, मुसलमानों को, इस्लाम को, और नौजुबिल्लाह मुसलमान जिस अल्लाह को मानते हैं उस अल्लाह को, उस आदमी को गले लगाने वाला आदमी हमारा खैर का कैसे हो सकता है? और अगर हम ये सवाल करें तो सवाल गलत कैसे है? अगर आप उस पार्टी से मुंसलिक होते हैं और ये सवाल भी आपको करने नहीं आता है तो हम आपको बेगैरती का ताना क्यों ना दें? क्यों ना कहें कि आप अपने मफाद के लिए मिल्लत का सौदा कर सकते हैं? क्यों ना कहें? बताइए, क्या आपको लगता है कि आप प्रशांत किशोर के कहने पे वाकईतन गजा के मुसलमानों के बारे में बातें करना छोड़ देंगे? क्या गजा के बारे में मुसलमानों को बात करने से कांग्रेस ने कभी रोका है? आरजेडी कभी रोकती है? बिहार में मुसलमान मुख्तलिफ लेवल पे कम्युनिस्ट पार्टियों को भी वोट करता है, क्या कम्युनिस्ट पार्टी रोकती है? या ये लोग हमारे साथ झंडा लेकर के आगे बढ़ते हैं?
आप कह सकते हैं कि इसका मतलब ये था कि मुसलमान अपने हालात पे गौर करें, अपना भी ख्याल रखें, इसे किसने मना किया है? लेकिन इसका ये कम मतलब है कि हम अपने मुसलमान भाइयों के मामलात पे गौर न करें। हम सवाल करें तो हमें सवाल करने से रोका जाए, ये कहा जाए कि अपने तो खाने पीने के लिए है नहीं, तुम गजा की क्या बात करते हो। ये लाइन गलत है। अगर इसके पीछे नीयत भी अच्छी हो तो ये तरीका गलत है। ये वो तरीका है जो बतलाता है कि सामने वाले आदमी की सोच की धारा क्या है, धरोहर क्या है। तो क्यों सवाल नहीं होगा? और सवाल होना चाहिए। मैंने कहा कि अब आपको ये बड़ी चिंता है कि मुसलमानों को हाशिए पर रखा आरजेडी ने। 2020 का इलेक्शन है, लगभग 20-22 कैंडिडेट की लिस्ट है मेरे पास, मैं अभी देख रहा हूँ 18 से 19 या 20 लगभग पार्टी कैंडिडेट दिया बीजेपी आरजेडी ने बिहार में। 18, 19 या 20 कैंडिडेट दिया आरजेडी ने, 12-13 कैंडिडेट दिया कांग्रेस ने, और 2-3 कैंडिडेट थे मुसलमानों के कम्युनिस्ट पार्टियों से। इन तमाम का अलायंस था, यानी ये सब मिलाकर के 34-35 सीटें बन जाती हैं, जो लगभग मुसलमानों की आबादी का तनासुब बनता है, उससे थोड़ा सा कम। यानी अभी जिस पार्टी के पास कुछ नहीं है, जिस आदमी की कोई ज़मीन नहीं है, वो ये वादा करता है कि वो 40 कैंडिडेट मुसलमानों का देगा। जिसके पास अभी खोने के लिए कुछ नहीं है, उम्मीद ही उम्मीद है, पीछे अभी उसकी कोई ज़मीन नहीं है, उसके मुकाबले में वो लोग हैं जो मुद्दत से सियासत करते आ रहे हैं, गठबंधन के साथ जा रहे हैं। 243 में से 170 सीट पे आरजेडी लड़ी थी, 70 सीट कांग्रेस के पास थी और बकिया दूसरे अलायंस के पास। लगभग 35 सीटें यानी 35 उम्मीदवार मुसलमानों के थे। प्रशांत किशोर साहब ये वादा कर रहे हैं कि वो 40 उम्मीदवार देंगे। कौन सा पहाड़ तोड़ रहे हैं भाई? क्या दे रहे हैं आपको? कहां ले जाकर के बिठा रहे हैं? क्या कमाल कर दिया इन्होंने? हालांकि अभी सिर्फ वादा करना है, अभी इनका कुछ जा नहीं रहा है। डेटा रखिए सामने और जमीन पे बात कीजिए। बताते हैं, इस पार्टी के जो फाउंडर हैं प्रशांत किशोर साहब हैं। इस पार्टी के आरजेडी के जो फाउंडर हैं प्रशांत किशोर हैं। इनके जो फर्स्ट नेशनल प्रेसिडेंट हैं वो उदय सिंह हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बिहार स्टेट जो हैं वो मनोज भारती हैं, जो इस नेशनल चीफ मतलब जो नेशनल चीफ स्पोक्स पर्सन है, इनके कौमी तर्जमान, ये पवन वर्मा है और खुद मुअस्सिस हैं प्रशांत किशोर। कोई मुसलमान नजर आया आपको? कहां पर मुसलमान है? कोर में कहां पे मुसलमान है? तो हाशिया पे रहना किसको कहते हैं? अब जरा सा आप आरजेडी का भी उठा करके देख लीजिए, कांग्रेस का भी उठा करके देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कहां है नहीं है। और देखिए, डेटा देखने में थोड़ी कोई बुराई है, डेटा देखिएगा तब ना बता पाइएगा कि हाँ भाई आपका क्या मकाम बनता था, आपको मकाम क्या दिया गया है। तो हल्ला हंगामा करना कि हम ये दे देंगे और वो दे देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, इसमें थोड़ी पैसा लगता है यार। क्या जाता है इसमें? क्या जाता है इसमें? कोई पैसा लगता है? नहीं लगता है। रिप्रेजेंटेशन भी आप क्या देने जा रहे हैं? अगर आपकी बात उस वादे को सही भी कबूल कर लिया जाए तो वही जो ऑलरेडी लोग दे रहे हैं। अब जरा सा आइए, इस सियासत को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, नाराज होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आदमी थोड़ा सा जोश में आ जाता है, जोश में। और हम खास तौर से उन लोगों को बताना चाहते हैं जो किसी पार्टी से मुंसलिक हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं है। हम आरजेडी से भी मुंसलिक नहीं है, न कांग्रेस से मुंसलिक है, न लोजपा से, बीजेपी से तो है ही नहीं, किसी से मुंसलिक नहीं। हम एक मिल्लत के फर्द हैं और मिल्लत की निगाह से देखते हैं। इसीलिए जब कांग्रेस गलती करती है तो कांग्रेस को बताना जानते हैं कि तुम गलती कहाँ कर रहे हो। आरजेडी के यहाँ चूक देखते हैं तो उसको बताते हैं कि तुमने क्या गलत किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी लाग लपेट के बताते हैं। इसीलिए बताते हैं कि अपना कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, बहुत क्लियर बताना चाहते हैं, कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, किसी भी पार्टी से नहीं। मिल्लत के एक फर्द हैं और मिल्लत की नज़र से चीज़ों को देखते हैं। इसलिए गौर करने की तो बहरहाल ज़रूरत है। ये जो 40-45 सीटें ऐसी हैं बिहार में जहां मुसलमान असर डालते हैं, जहां वो जीत भी सकते हैं, किसी को जिता भी सकते हैं, हरा भी सकते हैं। ये लगभग 42 से 45 सीटें बाज़ाब्ता बनती हैं।
सबसे ज़्यादा सीमांचल में है, जहाँ किशनगंज में मुसलमान 68 से 70% की आबादी में हैं। कटिहार, पूर्णिया, अररिया ये वो अजला हैं जहाँ मुसलमान 40%, 35% से ज़्यादा की आबादी में है। 45%, 42%, 47% ये आबादियाँ हैं मुसलमानों की वहाँ। बाकी दूसरे खित्तों में भी, दरभंगा में 21 से 22% की मुसलमानों की आबादी, हमारे सीतामढ़ी में जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ लगभग 20% की आबादी बन जाती है। तो ये वो अजला हैं जहाँ मुसलमान अपना बाज़ाब्ता असर डालते हैं, इफेक्टिव साबित होते हैं। और ऐसी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो लगभग 45 के करीब, 42 से 45, 50 मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जहां मुसलमान अपना बाज़ाब्ता इम्पैक्ट डालते हैं, बहुत असर अंदाज होते हैं। और कोई भी पार्टी यहीं से कैंडिडेट देती है मुसलमानों की, जहां मुसलमान एक ख़ास तादाद में हैं। जाहिर है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो देखती हैं कि ऐसी जगह से कैंडिडेट दो जहां से कैंडिडेट जीत सके। बिहार के एक बड़े अच्छे कलमकार हैं शाहनवाज खान साहब, जो बीपीएससी के रुकन भी रह चुके हैं। उन्होंने इसका बड़ा अच्छा तज्जिया किया और उसमें एक बात उन्होंने लिखी, मैं उनकी बात अपने लफ्ज़ों में बयान कर रहा हूँ कि ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पार्टियां मुसलमानों को कैंडिडेट बनाती हैं, जो सेकुलर पार्टियां हैं। कांग्रेस बनाएगी, आरजेडी बनाएगी, जदयू भी बनाएगी तो वहीं से बनाएगी, लोजपा भी बनाएगी किसी मुसलमान को तो उन्हीं अजला से बनाएगी जहां मुसलमानों की, जिन क्षेत्रों में मुसलमानों की तादाद है, जिन हलकों में उनकी तादाद बनती है, वहां उनको कैंडिडेट देगी। अब जाहिर है प्रशांत किशोर साहब कोई दूसरी दुनिया से तो आए नहीं हैं, ज़्यादा अच्छे स्ट्रेटजिस्ट हैं, तो वो क्या, जहां हिंदुओं की ज़्यादा तादाद है, हमारे बिरादरान वतन की, वहां से किसी मुसलमान को कैंडिडेट बनाएंगे क्या? ज़ाहिर है वैसा नहीं करेंगे। वो भी वहीं से बनाएंगे जहां मुसलमानों की तादाद है। तो जहां पे 2, 3, 4, 5 कैंडिडेट मुसलमानों का होता है, एक कैंडिडेट और बढ़ेगा। और जब ये एक कैंडिडेट बढ़ेगा तो अभी इससे पहले उन्होंने जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उसमें इलेक्शन लड़ा था, तो 4 में से 3 में उनकी जमानत जब्त हुई थी। तो इसी तरह की सूरत हाल होगी कहीं 2-4, चूँकि जब बहुत मजबूत कॉन्टेस्ट अगर मजबूत हो जाए, मुकाबला अगर बहुत अच्छा हो, तो वैसी सूरत में 1000-2000 जो वोट्स हैं वो माना रखते हैं। तो एक जाविया ये है कि ये उन्हीं जगहों पे मुस्लिम कैंडिडेट देंगे जहां से ट्रेडिशनली मुस्लिम कैंडिडेट खड़े होते रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टियां अपना उम्मीदवार उनको बनाती रही हैं। तो जाहिर है इनके चांसेस कि जीत जाएं ये बहुत रोशन नहीं है। वजह क्या है? मुख्तलिफ पार्टियों के चेहरे हैं बाज़ाब्ता, अच्छे अच्छे लीडरान हैं मुख्तलिफ खित्तों में। अगर आप सीमांचल को देख लें, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, तो आरजेडी के बड़े मतलब नुमाया चेहरे हैं उनके लीडर, जदयू के नुमाया चेहरे हैं उनके लीडर, कांग्रेस के नुमाया चेहरे हैं उनके लीडर। तो जाहिर है कि जो नुमाया चेहरे हैं उनके जीतने के इम्कानात ऐसे भी ज़्यादा रोशन होते हैं। तो जो कैंडिडेट प्रशांत किशोर साहब देंगे वो कुछ वैसे, उनकी जो जीतने की उम्मीद है वो निस्बतन बहरहाल कमज़ोर होगी। तो ऐसे में उनको जो वोट जाएगा वो क्या कुछ किरदार अदा करेगा, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। चूँकि ये भी उन्हीं अजला में, उन्हीं हलकों में अपने कैंडिडेट देंगे जिन हलकों में ये पार्टियां भी देती रही हैं। तो इस हैसियत से मुसलमानों को समझदारी से भी सोचने की ज़रूरत है कि जिसको आप अल्टरनेट समझ रहे हैं वो अल्टरनेट है या नहीं है। अब एक बात, एक मिल्लत के एक फ़र्द की हैसियत से मैं आपको बताऊं कि बिहार हो तब या हिंदुस्तान हो तब, जो उमूमी मसाइल हैं मुल्क के, भाई फ़क़्र फ़ाक़ा है, रास्ते ख़राब हैं, तालीम की अच्छी सूरत हाल नहीं है, ये और इस किस्म के रोज़गार के मसाइल हैं, ये और इस किस्म के जितने मसाइल हैं वो उमूमी मसाइल हैं, वो पूरे मुल्क के मसाइल हैं। हमारे बिरादरान वतन के भी मसाइल हैं और हमारे भी मसाइल हैं। ज़ाहिर है अगर मुल्क का मसला है तो हमारा भी है और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुसलमान होने की हैसियत से, मुस्लिम कम्युनिटी होने की हैसियत से कुछ हमारे मसाइल हैं जो औरों के नहीं हैं। जैसे अभी वक्फ का मसला है, ये हमारा मसला है, औरों का नहीं है। जब CAA NRC लाया गया, उसकी कोशिश की गई, तो वज़ीर दाखिला ने बाज़ाब्ता दूसरी कम्युनिटियों को निकाल लिया कि अगर उनके पास कागजात नहीं होंगे तो हम उनको इन रास्ते से बचा लेंगे। फंसेगा कौन? तो मुसलमान, इसलिए कि ये एक निस्बतन दूसरी कम्युनिटी से आता है। तो CAA NRC का मामला हमारा मामला है, वक्फ का मामला हमारा मामला है। अभी जो SIR हो रहा है बिहार में,
इसमें जब कोई वोटर लिस्ट से खारिज किया जाएगा तो दूसरों के उतने बड़े मसाइल नहीं होंगे जितने बड़े मसाइल हम मुसलमानों के होंगे। नमाज रास्ते में पढ़ लिया अगर कोई तो उसको जुतिया दिया जाएगा, लतिया दिया जाएगा, ये हमारा मामला है। दाढ़ी टोपी है पहने हुए, उसकी वजह से उसकी लिंचिंग हो जाएगी, ये मुसलमानों का मामला है। आप मुसलमान हो करके अपनी मुसलमान शनाख्त के साथ कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, ये मुसलमान का मामला है। ईद के मौके से छुट्टी नहीं दी जाएगी, हम छुट्टी कैंसिल कर देंगे, ये मुसलमान का मामला है। ये और इस तरह के मसाइल जो कम्युनिटी के मसाइल हैं, क्या प्रशांत किशोर साहब मुसलमानों की तहजीबी शनाख्त को लेकर के वो जुर्रत दिखा पाएंगे जो अपने कमजोर तरीन दौर में भी कांग्रेस दिखा देती है और आरजेडी पूरी कुव्वत से दिखलाती है? अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? क्या अल्टरनेट का मतलब ये है कि वाकईतन हर मामले में आरजेडी से ज्यादा अच्छा विकल्प है, जदयू से ज्यादा अच्छा विकल्प है, कांग्रेस से ज्यादा अच्छा विकल्प है हमारे लिए प्रशांत किशोर का जन स्वराज? अगर है तो उसको साबित किया जाना चाहिए। उसका क्या आधार है, उसकी क्या जमीन है जिस पे हम ये समझ रहे हैं कि ये आदमी हमारी कम्युनिटी के लिए, मुसलमानों के लिए ज्यादा बेहतर, ज्यादा अच्छा मुतबादिल है। कोई वजह, कोई बुनियाद होनी चाहिए। सिर्फ अंग्रेजी आकर के बतियाने से तो काम नहीं चलेगा। अब हमारी शनाख्त के मामलात को लेकर के एक ज़माना था जब वो एनआरसी, सीए एनआरसी पे प्रशांत किशोर साहब को प्रॉब्लम नहीं थी। बाद के दौर में जब वो आए, अब सियासत करनी थी उनको बिहार में, तो उन्होंने थोड़ा सा स्टैंड अपना दूसरी तरफ फेरा, अपने अल्फाज बदले और थोड़ा उसको मतलब उन्होंने मॉडिफाई किया। ये जो वक्फ का मामला है उसको लेकर के मुसलमानों के साथ जो अभी मसाइल हैं, पर्सनल लॉ को लेकर के मुसलमानों के जो ये मसाइल हैं जो उनकी तहजीबी ज़िंदगी से जुड़ते हैं, इनको लेकर के उनका क्लियर तरीके से स्पष्ट रूप में क्या मौक़िफ़ है और क्या वो खड़े होंगे, जो बुनियादी सवाल है। ये सोचने की ज़रूरत इसलिए भी है कि जब वो बिहार में अपनी ज़मीन बनाने के लिए मुसलमानों की 20% आबादी पे बाज़ाब्ता नज़र रखे हुए हैं, लोगों से जा कर के राब्ते कर रहे हैं, नौजवानों से जुड़ रहे हैं और जुड़ने के वसाइल उनके पास बहुत अच्छे हैं। वो जानते हैं कि जुड़ना कैसे है, उनको सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत अच्छा आता है, उनको ख्वाब बहुत अच्छा दिखाने आता है। तो ज़ाहिर है हमारे नौजवान लड़के, उनको ये अगर लग रहा है कि वहाँ उनको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, वो लीडर बन जाएंगे, तो हमें अपने बच्चों पे रहम खाना चाहिए, तरस आना चाहिए, ज़्यादा गुस्सा नहीं आना चाहिए। चूँकि फिल जो बोलते हैं ना, गैप्स इतने ज़्यादा हैं कि कोई भी आकर के अपने तौर पे ख्वाब बेच करके जा सकता है, और ख्वाब बेचना हमेशा आसान होता है। ख्वाब के सौदागर आसानी से ख्वाब बेचकर चले जाते हैं। आपको अगर ये लगने लगे कि यार हमें आरजेडी में तो कोई जगह मिलेगी नहीं, जदयू में तो जगह मिलेगी नहीं, लोजपा में तो जगह मिलेगी नहीं, कांग्रेस में ऑलरेडी बहुत भीड़ है, बीजेपी में जाएंगे तो दूसरा इशू हो जाएगा, तो ये एक अच्छा मौका है कि यहाँ से हमें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है और हम लीडर बन जाएंगे। तो इस जाविये से देखने में मसला नहीं है, ये आप मतलब आपका ये जाविया बन सकता है। और हम अपने ऐसे नौजवान दोस्तों के बारे में मतलब बहुत बुरी राय नहीं रखते। जाहिर है ये जाविया बन सकता है और एक अल्टरनेट आता है तो लगता है कि चलो भाई इसी के सहारे थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन कम्युनिटी लेवल पे मुसलमानों को, पढ़े लिखे समझदार लोगों को भी ये गौर करने की ज़रूरत है कि क्या ये वाकईतन हमारे लिए अल्टरनेट है और बेटर अल्टरनेट है। जहाँ तक मेरा असेसमेंट है, अगर आप मेरी बात पूछिएगा तो, और लोग समझते हैं कि कोई पर्सनल ग्रीवेंसेस हैं। भाई प्रशांत किशोर को मैं जानता भी नहीं हूँ यार, कभी मुलाकात नहीं है। अच्छा, मुझे मुलाकात करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? मेरी राहुल गांधी से भी कभी मुलाकात नहीं है, तेजस्वी यादव से भी कभी मुलाकात नहीं है, लालू प्रसाद यादव से भी कभी मुलाकात नहीं है, कभी सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं है, मोदी जी से मुलाकात नहीं है, अमित शाह जी से मुलाकात नहीं है, किसी से मुलाकात नहीं है। एक मौके से मैं अपने गांव में एक प्रोग्राम का हिस्सा था, हमारे एमपी साहब ने कहा कि आकर के मिलिए, तो हमने कहा हमारे पास वक्त नहीं है, हम कुछ मतलब वैसी महत्वाकांक्षाएं भी नहीं है हमारी। तो मिलना जरूरी नहीं होता है, पॉलिसियां होती हैं। आप हमको बताइएगा कि चूंकि आपने प्रशांत किशोर साहब को करीब से नहीं देखा है इसलिए आप ये बात कह रहे हैं। तो भाई साहब, जिन लोगों ने मोदी जी को करीब से देखा है, जफर सुरेशवाला साहब, सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, वो भी बड़ी अच्छी बातें कहते हैं और हम मानते हैं कि मोदी जी व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे इंसान होंगे, लेकिन हम उनकी पॉलिसियों पे तनकीद करते हैं। भाई उनकी पॉलिसियां हमारे खिलाफ हैं, उनकी सियासत हमारे खिलाफ है। वो जो पॉलिसी बनाते हैं, वो जो सियासत करते हैं, उस सियासत से हमारा नुकसान होता है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से अगर उनके कुछ मुसलमान बहुत अच्छे दोस्त हैं तो उससे हमारी कम्युनिटी का क्या भला होने जा रहा है?
तो अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि प्रशांत किशोर आदमी अच्छे हैं, आपसे बहुत अच्छे से मिलते हैं, उससे उनकी पॉलिसी का मतलब थोड़ी बदल जाता है। और वो हम जब उन पे टिप्पणी करते हैं तो हम व्यक्तिगत रूप से नहीं करते हैं, और किसी पे भी व्यक्तिगत रूप से नहीं करते हैं। हमको उनके व्यक्तिगत रूप से मतलब भी नहीं है, हम तो उनको एक लीडर के रूप में देख रहे हैं। और जब कोई राजनेता की हैसियत से सामने आवेगा तो देखा यही जाएगा कि वो जो पॉलिसियां बनाएगा, जिस तरह की वो बातें कर रहा है, जो कुछ वो पेश कर रहा है, उसमें कितनी जान है, उसमें क्या है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसकी फिक्री बेसात क्या है, सियासत की बुनियाद क्या है, इन बातों पे गौर किया जाता है और इन बातों पे ही चर्चा भी होता है। इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आपकी मुलाकात है या नहीं है, आप उसको करीब से जानते हैं या नहीं जानते हैं। हम अगर करीब से जान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि प्रशांत किशोर को हमने करीब से जाना और वो मनीष कश्यप को अपनी टीम में लाते हैं, तो मेरे करीब से जानने से क्या ये बुनियाद खत्म हो जाती है कि मनीष कश्यप गाली देने वाला आदमी है, जो मुसलमानों के खिलाफ बोलता रहा है, गाली देता रहा है? अगर मैं उनको करीब से जानता हूं प्रशांत किशोर को, तो क्या ये हकीकत बदल जाती है कि वो मुसलमानों पे इसलिए नाराज हो रहे हैं कि मुसलमान गजा के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्या ये हकीकत बदल जाएगी कि अगर वो 40 सीट देने का वादा कर रहे हैं तो लगभग जो दूसरे अल्टरनेट हमारे पास ऑलरेडी हैं और जो ज्यादा मजबूती से हमारे लिए लड़ते रहे हैं, वो भी हमें उतनी सीटें देते हैं? हम कितने जीत पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है जो कम्युनिटी को खुद से भी करना चाहिए। तो जो सवाल बुनियादी सवाल है मुसलमानों के सामने, मुसलमानों के लिए अपनी शनाख्त का मसला है, अपने तहफ़्फ़ुज़ का मसला है, और मुसलमानों को आप इससे नहीं रोक सकते कि वो इन तमाम एतबारात से सोचे। उसके पास रोजगार नहीं है, ये भी मसला है। उसके पास घर द्वार नहीं है, ये भी मसला है। उसके बच्चों की अच्छी तालीम नहीं होती है, ये भी मसला है। ये तमाम मसाइल के साथ साथ मुसलमान होने की वजह से उसके कुछ एक्स्ट्रा मसाइल भी हैं जो आम बिरादराने वतन के नहीं है। मुसलमान, अभी असद अशरफ साहब हैं, पटना से हैं और कारवान से जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक तहरीर लिखी थी कि भाई एक आदमी जो सफ़र करता है, तो आम एक बिरादराने वतन का एक आम आदमी है, एक हमारा आम हिंदू भाई है, वो सफ़र करता है, उसको जय राम वगैरह बीच में कहने में कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या सफ़र करते हुए एक मुसलमान अगर ये सोचता है कि अगर अल्लाह अकबर कह देंगे तो एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है? तो ये जो खौफ है ये मुसलमान से जुड़ा हुआ है, इसको कोई दूसरा आदमी नहीं समझ सकता जब तक कि वो उस खौफ को जी नहीं रहा हो। तो कुछ मसाइल हैं जो हमारे और बहैसियत एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के, एक ख़ास तहजीबी शनाख्त रखने वाली कम्युनिटी के, एक ख़ास मज़हब को मानने वाले कम्युनिटी के हमारे ये कंसर्न्स हैं। इसीलिए माइनॉरिटीज़ को कुछ सेफ गार्ड्स दिए जाते हैं, उनके लिए रियायतें रखी जाती हैं। तो हम अगर इन जावियों से भी सोचते हैं तो हम गलत नहीं करते हैं। और ये हवाई नहीं है, ये मसाइल हैं, ज़मीनी हैं, सच्चाइयाँ हैं इसमें। जाहिर है कि अगर आपके पर्सनल लॉ को ख़त्म करके अगर आप पे मुख्तलिफ़ तरीक़े से आपको घेरने की कोशिश की जाती हो, औकाफ़ के मामलात आते हों, आपकी नमाज पे, अज़ान पे सवालात खड़े होते हों, और ये तमाम मामलात ऐसे हैं जिन पे आपके साथ लड़ने वाले लोग बाज़ाब्ता हों और साथ ही साथ वो आपके रोज़गार के बारे में भी सोचते हों, सड़कों के बारे में भी सोचते हों, और उनको मौका मिले तो जो आम पब्लिक वेलफेयर का काम है जो करना चाहिए वो भी करते हों, तो हम जब उनको छोड़कर किसी और को अल्टरनेट के तौर पे देखें तो हमें अच्छा अल्टरनेट मिलना चाहिए ना। तो जो दोस्त हमारे प्रशांत किशोर से मुंसलिक हैं या उनको लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा अल्टरनेट सामने आ गया है, ये मुतबादिल ज़्यादा अच्छा है, तो उनकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो आरजेडी की खामियां दिखलावें, जदयू की खामियां दिखलावें। वो हम भी जानते हैं, कांग्रेस की खामियों से हम वाकिफ़ हैं भाई, हम भी जान रहे हैं। बीजेपी को हम जान रहे हैं, आरएसएस को हम जान रहे हैं, कांग्रेस को हम जान रहे हैं, जदयू को हम जान रहे हैं, लोजपा को जान रहे हैं, हमको हम जान रहे हैं। आपके पास क्या है ये तो सब मार्केट में पहले से हैं, उनको हमने टेस्ट किया हुआ है और इसलिए या तो ट्रस्ट किया या छोड़ दिया। बीजेपी से पहले यूपी में ज़माने तक कांग्रेस हुकूमत करती रही है, बिहार में कांग्रेस ने हुकूमत किया है। हमने जब देखा कि हमारे इम्तिहान पे ये ठीक से खरे नहीं उतर रहे, हमारे एतमाद को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो हमने उनको छोड़ा भी।
रिजेक्ट भी किया, और ये सच्चाइयाँ हैं, ये सबको मालूम है। तो ऐसी बात नहीं है कि हम कांग्रेस से वाकिफ नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते हैं आरजेडी को, जदयू को, लोजपा को, भाजपा को, जानते हैं। आपके पास क्या है? आपके झोले में कुछ है वाकईतन देने के लिए, या सिर्फ आप तनकीद के ये सारे तीर चला करके अपना काम चलाना चाहते हैं? तो ये बुनियादी सवाल है कि हमारे लिए क्या वाकईतन ये अल्टरनेट है किसी भी एतबार से। मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये है कि कम्युनिटी को थोड़ा कभी कभी वेट एंड वॉच भी करना चाहिए, है ना। अभी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में इस पार्टी की अपनी कोई बिसात नहीं है। ये 243 सीट पे सिर्फ इसलिए लड़ेंगे, अगर लड़ेंगे भी तो इसलिए लड़ेंगे कि ये अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकें। इनकी मौजूदगी दर्ज कराने के चक्कर में अगर आप अपना बड़ा नुकसान करते हैं तो ये अक्लमंदी नहीं है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूँ, अलबत्ता जो मैंने प्रशांत किशोर साहब का पास्ट देखा है, जो हाल की सियासत का उनका अंदाज देख रहा हूँ, उसकी रोशनी में मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूँ कि ये आपके जो मिल्ली मसाइल हैं, आपके जो तहजीबी मसाइल हैं, आपकी जो दीनी शनाख्त के मसाइल हैं, इन मसाइल में ये आपके साथ खड़े होने की जुर्रत नहीं दिखा सकेंगे। अगर इनके अंदर जुर्रत होती तो ये जदयू पे सवाल करने के साथ साथ, आरजेडी पे सवाल करने के साथ साथ सवाल की शुरुआत ये आरएसएस और बीजेपी से भी कर सकते थे। आपको पता है अभी बिहार में असल दो ताकतें हैं, आरजेडी और बीजेपी। जदयू की 42-43 सीटें हैं, 70 से ज्यादा सीटें आरजेडी के पास और बीजेपी के पास है। बीजेपी के पास, उनके पास, बीजेपी के खिलाफ उनके पास कोई सवाल नहीं है। वो मुसलमानों को बताते हैं कि आरजेडी ने आपको क्या दिया कि आप उनके लिए वोट करते हैं, मत कीजिए। कांग्रेस ने आपको क्या दिया कि आप कांग्रेस के लिए वोट करते हैं। वो गैर मुस्लिम भाइयों को नहीं बताते हैं कि बीजेपी ने क्या क्या गुल खिलाए हैं, ये ज़रूरत वो महसूस नहीं करते। और हमारे दोस्त माशाअल्लाह बहुत जोश में रहते हैं। एक साहब हमारे अच्छे दोस्तों में आते हैं, वो नाराज़ हो गए और उन्होंने फिर हमें व्हाट्सएप किया, कहा आप कुरान और हदीस से साबित कर देंगे क्या क्या। हमने कहा भाई अगर पॉलिटिक्स में आदमी बात भी करने की आज़ादी नहीं रखे तो ये बड़ा मसला है। तो अगर आप किसी पार्टी से मुंसलिक होने के बाद ये महसूस करते हैं कि वाकईतन ये पार्टी आपकी मिल्लत के लिए एक बेटर अल्टरनेट की हैसियत रखती है, तो वो सारी चीज़ों को सामने ला करके रखिए, बताइए, घबराइए नहीं, बताइए। आरजेडी की खामियां हम भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बीजेपी की खामियां हम जानते हैं, जदयू और लोजपा की खामियां हम जानते हैं, कांग्रेस को हमने सबक सिखाया हुआ है। और इतनी मुद्दत के बाद भी एक पार्टी जो पिछले 20 सालों से लगभग इख्तिदार में नहीं है, 1-2 साल बीच का अरसा छोड़ दीजिए, तो जो पार्टी इख्तिदार में नहीं है और उसके बावजूद मुसलमान लगातार उसको वोट कर रहा है, तो ये सवाल आपको खुद से एक मर्तबा करना चाहिए कि उसके पीछे वजह क्या है। वरगला देना आसान है, भड़कीले बयानात दे देना आसान है, लेकिन ज़मीनी सतह पे इस हकीकत पे गौर करना भी बहुत ज़रूरी है कि जो पार्टी 20 सालों से इक़्तिदार का हिस्सा नहीं है, आखिर क्यों मुसलमान उसको वोट कर रहा है। अगर आप समझते हैं कि मुसलमान उसी को वोट कर रहा है तो इसका आपको विश्लेषण करना चाहिए, जायज़ा लीजिए, सही नतीजे तक पहुँचिएगा और दिल दिमाग खोल करके जायज़ा लीजिए। हमारे बहुत सारे दोस्त थे, जेएनयू में थे, बाद के दौर में भी, वो हमसे कहते थे कि सनाउल्लाह जी मुसलमान लोग बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। हम उनको बताते थे कि देखिए ये आप गलत जगह सवाल कर रहे हैं, आपको बीजेपी से सवाल करना चाहिए कि मुसलमान बीजेपी को सब वोट क्यों नहीं करना चाहता। इसलिए कि अगर बिहार में वो लालू प्रसाद यादव को वोट कर रहा है तो लालू प्रसाद यादव भी कोई मुस्लिम नेता नहीं है। अगर वो यूपी में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव या बाद के दौर में उनके जो बेटा हैं या क्या कहते हैं मायावती को, इनको वोट करते हैं तो ये लोग मुसलमान नहीं हैं। या मुख्तलिफ रियासतों में कांग्रेस को वोट करते हैं तो वो मुसलमान नहीं हैं। वो अगर बंगाल में ममता बनर्जी को या उससे पहले लेफ्ट को वोट करते रहे हैं तो ये लोग मुसलमान नहीं रहे हैं। हमने तो हिंदू क़ियादत पे भरोसा किया है। हमने कभी नेहरू को अपना लीडर माना, कभी राजेंद्र प्रसाद को, वल्लभ भाई पटेल को, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ साथ इनको हमने अपना लीडर माना।
बाद के दौर में हमने माना इन लोगों को अपना लीडर। तो ये सवाल बीजेपी को खुद से करना चाहिए कि मुसलमान उसको वोट देने के लिए तैयार क्यों नहीं है। उसको देखना चाहिए कि उसकी स्ट्रेटजी में क्या प्रॉब्लम है, उसकी पॉलिसी में क्या मसला है कि मुसलमान उससे करीब नहीं आना चाहता। बजाय इसके कि आप ये सवाल बीजेपी से कीजिए, आप उल्टा हमसे करते हैं। ये सवाल तब जायज़ होता जब मुसलमान खाली मुसलमान देख करके वोट करता है, वो तो उसने कभी किया नहीं। हमने तो वैसे साहब तक को निगलेक्ट किया है, रिजेक्ट किया है। हमारी तो जो हिंदुस्तान में सियासत की धारा है वो ये है कि हमने गैर मुस्लिम को अपना लीडर माना है। कभी नेहरू को माना, आज कभी ममता बनर्जी को मान लेते हैं, लालू प्रसाद यादव को मान लेते हैं, राहुल गांधी को मान लेते हैं। अगर ये लोग भी इस तरह से अच्छे हो जाए तो हमें क्या दिक्कत है? हम मोदी जी को या अमित शाह जी को क्यों नहीं मान लेंगे भाई, अगर सियासत उनकी इतनी ही अच्छी हो जाए तो जो बिहार का मंजरनामा है उसमें ये खामियां दिखला देना आसान है। जो लोग पिछले 50 सालों से सियासत कर रहे हैं उनके यहाँ खामियां ढूंढना ऐसा कौन सा मुश्किल काम है। लेकिन जो आए हैं नए अज़्म इरादे के साथ, वो बतावे ना कि उनकी झोली में क्या है। हमारे लिए उनके पास कुछ है भी या नहीं है। तो ये बुनियादी सवाल है। और जब इस बुनियादी सवाल पे गौर कीजिएगा तो हम आपको बहुत क्लियर बताना चाहते हैं कि हमारा जो अपना ज़ाती असेसमेंट है, हमारा जो जायज़ा है वो ये है कि हमारे लिए इनके पास कुछ नहीं है। ये गाली देने वाले को लाते हैं, उसका हार्दिक स्वागत करते हैं, और हमारे लोग जो इनसे मुंसलिक हैं ये कुछ बोल नहीं पाते हैं, उल्टा हमें समझाने आते हैं। ये गज़ा के बारे में उल्टा सीधा बयान देते हैं कि मुसलमान उसके बारे में क्यों सोचता है, बजाय इसके कि ये जा करके उसको समझावें कि ये तुम्हारा ठीक बात नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। हमें समझाते हैं कि वो ये बात क्यों कह रहे हैं। आप अपने दिल को टटोल के पूछिए कि किसी भी वक्त क्या आपके ऊपर वो सूरज तुलू हो सकता है जब आप दुनिया के किसी भी खित्ते में जी रहे मुसलमान भाई के गम को लेकर के गमगीन न हो जाएं? क्या ऐसा वक्त आ सकता है कि आप अपने इस रिश्ते को अपने दिल से निकाल के फेंक सकते हो? क्या ये मुमकिन है? जो आपकी कम्युनिटी को गाली देता रहा हो उसका हार्दिक स्वागत किया जाए, उसको बड़ा मकाम दिया जाए, और फिर भी आप मुस्कुरा रहे हो, ये मुमकिन है? आप सवाल करने से क्यों घबराते हैं? इसलिए कि आपको एक रास्ता नज़र आ रहा है कि आपके लिए कोई जगह बन जाएगी। बहुत सारी जगह बनती है। थोड़ा ठहराव से काम लीजिए, थोड़े सब्र व तहम्मुल से लगातार बने रहिए अच्छी जगह पे, तो उससे बड़ा मकाम मिल जाएगा। अल्टरनेट सियासत को साबित करने की ज़रूरत होती है कि वो वाक़यतन अल्टरनेट है, वो वाक़यतन ज़्यादा बेहतर तब्दीली ले करके आ सकती है। इस सियासत की जिम्मेदारी है कि वो बताए। दूसरों में ये खामियां हैं ये तो कोई भी गिना देता है, ये मालूम है। आपके पास क्या है? तो जब हमारे लोगों के पास इनके लोग आवें तो आप पूछिए, सवाल करना चाहिए। अभी जब इनकी कोई बेसात नहीं है तब ये मनीष कश्यप को अपने पास अपनी टीम का हिस्सा बनाते हैं। इस पे सवाल कीजिए कि क्या वजह है। ये आदमी हमको गाली देता रहा, हमारी कम्युनिटी को, हमारे दिन को, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप गज़ा के बारे में ये बात कहते हैं, इसके पीछे वजह क्या है? हमारे जो तहज़ीबी शनाख्त के मसाइल हैं उसको लेकर के आपकी राय क्या है? आपने जब बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए काम किया था तो क्या आपको ये बात नहीं मालूम थी कि उनकी बाज़ाब्ता आइडियोलॉजी है, ये मुसलमानों से घिरना, नफ़रत उनकी आइडियोलॉजी का हिस्सा है? क्या ये बात आपको नहीं मालूम थी? और जब आप ये काम कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे? फिर आप पे कैसे भरोसा किया जाए? मुसलमानों के जो इस किस्म के मसाइल हैं, जो उनके मसाइल हैं और यकीनी तौर पे हैं, आप इसको मतलब अंडर कारपेट नहीं रख सकते कि नहीं हैं। सीएए, एनआरसी का जब मसला आया तो मुसलमानों का ये मसला था, है, और शायद जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी सेंटर को, बीजेपी को, तो फिर से उखाड़ दिया जाए तो होगा। औकाफ मुसलमानों का मसला है जिसको लेकर के इतने सारे मसाइल हुए। मुस्लिम पर्सनल को लेकर के जो मसाइल हैं ये मुसलमानों का मसला है। तो उनकी तहज़ीब का मसला, उनके तहवीय फसादात का मसला, लिंचिंग का मसला, ये सारे जो मामलात हैं, घर नहीं दिया जाएगा कि आप मुसलमान हैं, आप बिजनेस नहीं कर सकते कि आप मुसलमान हैं, आप फलाने एरिया से नहीं गुजर सकते कि आप मुसलमान हैं। ये मसाइल मुसलमानों के हैं और जिन लोगों ने ये माहौल बनाया है उसमें आपका ये कश्यप भी है। तो इन मामलात पे आपकी क्या राय है? आप किस तरह से सोचते हैं? ये सवाल पूछे जाने चाहिए। जब आप नहीं पूछेंगे, और नौजवान लड़के जाहिर है उतना शऊर रखते हो, ये ज़रूरी नहीं है,
वो ये सोच करके कि हाँ उनको भी लीडर बनने का मौका मिल रहा है, आप भीड़ बनते चले जाएंगे तो मसाइल पैदा होंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि आप नहीं जायज़ा लीजिए, और हमें इससे प्रॉब्लम नहीं, अगर ये अल्टरनेट ज़्यादा अच्छा हो जाए हमारे लिए। हम कहते हैं कि अगर तेजस्वी यादव से ज़्यादा अच्छा लीडर वाकईतन हमारे लिए प्रशांत किशोर हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो कहते हैं कि भाई हम कांग्रेस को ट्रेडिशनली वोट करते रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी कांग्रेस से ज़्यादा अच्छी पॉलिसियों के साथ आगे बढ़े, वो हमें भी परेशान करना छोड़ दे, हमारे लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी के रास्ते निकाले, जैसा कभी कभी वो दावा भी कर देती है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है भाई? जब हम जब नेहरू को अपना लीडर मान सकते हैं, इंदिरा गांधी को मान सकते हैं, राजीव गांधी को मान सकते हैं, जब हम मनमोहन सिंह को मान सकते हैं, तो हम मोदी जी को, अमित शाह जी को क्यों नहीं मान सकते? बिल्कुल मान लेंगे। हमने तो हमेशा उन्हीं को माना है। हमने अपनी लीडरशिप बनाई ही नहीं, और नहीं अपनी लीडरशिप को प्रमोट किया है, ना उस अंदाज में सोचा है। मैं आपको बताऊं, मैं अलहदगी पसंद सियासत का भी कभी कायल नहीं रहा। इसलिए मैं ये नहीं मानता कि बिहार में आकर के मुसलमानों की बुनियाद पे, मुस्लिम शनाख्त की बुनियाद पे कोई सियासत की जानी चाहिए। और जो लोग मुझे जानते हैं वो इस बात की शहादत देंगे, मैं लगातार उस सियासत को रिजेक्ट करता रहा हूं, उसकी खामियां बताता रहा हूं, खराबियां दिखाता रहा हूं। तो अगर प्रशांत किशोर साहब वाकईतन हमारे लिए अच्छे अल्टरनेट हो जाएं, तो हमें कबूल करने में क्या जाता है। लेकिन वो हो, अब तक कि जो सच्चाइयां उनकी सामने आई हैं उसमें वो हमारे लिए अच्छा छोड़ दीजिए, वो अल्टरनेट भी नहीं है। जो आशंकाएं हैं वो दूर नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। उनका पास्ट डार्क है, जो उनका प्रेजेंट है वो अच्छा नहीं है, अजीब चीजें हैं इसके अंदर। तो जो फ्यूचर को हम विजुअलाइज करेंगे वो किस अंदाज में करेंगे? फिर जब हम सवाल करेंगे तो आप ये इल्जाम लगा दीजिए कि ओ कोई ना कोई पार्टी है जिससे आप जुड़े हुए हैं। हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, और हम आपको यकीन दिला देते हैं कि अगर वाकईतन वो साबित कर सकें कि वो अच्छे अल्टरनेट हैं, तो हम उनके लिए कैंपेन कर देंगे, हम कर देंगे। सनाउल्लाह सादिक कर देगा कैंपेन, नो प्रॉब्लम। और हमें कोई सीट वीट भी नहीं चाहिए, हम किसी के लिए नहीं उनसे सिफारिश करने जाएंगे। लेकिन भाई हमारे जो कंसर्न्स हैं वो ऐसे ही हवा हवाई नहीं है। अभी देखिए, जब SIR हो रहा है तो हमने आपको बताया कि जो अजला सीमांचल के एरियाज जहां मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, पूरे नेशनल मीडिया में उन अजला को हाईलाइट करके बताया जा रहा है कि वहां बांग्लादेशी आ गए हैं, नेपाल के आ गए हैं, म्यांमार के आ गए हैं, ये हो रहा है और वो हो रहा है। ये लड़ाई कौन लड़ेगा? और ये वाली लड़ाई लड़ने के लिए आप कहाँ हैं, किधर नजर आते हैं, कितनी कुव्वत से नजर आते हैं? इस तरह के मसाइल में आप कितने खड़े रहे हैं? जो लोग हमारे साथ खड़े हो जाते हैं कुव्वत से, पूरी ताकत से, हम क्यों उनको रिजेक्ट करें? और उनको हम रिजेक्ट करें तो उसके लिए जरूरी है ना कि उससे ज्यादा अच्छी मजबूत बेस हमारे पास हो। अगर वो नहीं है तो हम क्यों रिजेक्ट करें भाई? अब हम रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको तकलीफ क्या है? आप सवाल कर रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है। सवाल कीजिए ना, प्रशांत किशोर साहब से कीजिए। नई सियासत, नई उम्मीद और नई तब्दीली के वादे के साथ आए हैं। क्या है नई सियासत का आधार, क्या है उनका, क्या है मेवर? हिंदू मुस्लिम इशू को किस तरह देखेंगे, फसादात पे कैसे काबू पाएंगे, लिंचिंग को कैसे रोकेंगे, मुसलमानों के पर्सनल लॉ के मामले में उनकी क्या राय है, शनाख्त जो मुसलमानों का है उस मुसलमानों की तहजीबी शनाख्त को लेकर के वो क्या सोचते हैं, औकाफ को लेकर के उनकी क्या राय है। ये और इस तरह के जितने मसाइल हैं, किस तरह से खड़े होंगे वो मुसलमानों के लिए, उस तरह से जिस तरह से RJD खड़ी होती है, कांग्रेस इस गए गुजरे जमाने में भी खड़ी रही है, होंगे उससे ज्यादा कुव्वत के साथ लड़ेंगे, जाएंगे जेल में इसके लिए। और रिप्रेजेंटेशन की जहां तक बात है कि हम आपको हाशिए पे नहीं रखेंगे, तो सिर्फ 40 सीटें ही क्यों? आपने जो पार्टी बनाई है उसका एक अध्यक्ष मुसलमान को भी बनाइए ना भाई, वाइस प्रेसिडेंट तो बनाइए, कम से कम को फाउंडर में एक मुसलमान को रखिए, कम से कम बिहार के लेवल का तो एक लीडर बड़ा मुसलमान को बनाइए। खाली कह दीजिएगा यार हैं RJD में कुछ नहीं है, जदयू में कुछ नहीं है, कांग्रेस में कुछ नहीं है, और तू का लिए हुए हो, तो वो सब लॉलीपॉप देता है, तो यहाँ तो वो भी नहीं है। तो कोई किसी बड़े को बनाओ ना, पहले दिखलाओ ना कि हाँ सब दे दिया है इनको। जब 20% की आबादी मान लिया तो हर 5 में से चौथा तो मुसलमान होगा ना जी, दिखलाओ पहले। अभी जब कुछ नहीं है तुम्हारे पास, तब तुम्हारा ये आलम है, तो किसने हाशिए पे रखा मुसलमान को?
तुम्हारे पास कोई जमीन नहीं है, तब तुमने कोई अभी यार हाशिए पे भी तो कम से कम रख देते तो हम समझ लेते। कहे कि अंग्रेजी बतियाते हो? कहां पर रखा है मुसलमान को? कौन सा मकाम दिया है? दो ना वो मकाम, उसके बाद ना आओ। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये सब बताना है ना, आकर के जो हाँक देना ये बहुत आसान है। नहीं सियासत करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और मुसलमान इतने दिन में बहुत कुछ सीखे हुआ है। आए थे दिल्ली में केजरीवाल साहब, नई सियासत के नारे के साथ कांग्रेस को उखाड़ फेंका था उन्होंने। मुसलमानों ने भी वोट किया, हर उस क्षेत्र से फिर जीतने लगे जहां मुसलमानों की आबादी थी। फसाद हुआ। एक लफ्ज बोला हो वो कमबख्त तो बताइए। तो जो हमारे मसाइल हैं, हम पे जब सारी मुसीबत आ गई तो कमरे में जाकर के बैठ गया जो आदमी, उस सियासत ने हमें सिखाया है। ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी सीखती नहीं है, देखती नहीं है। तो नई सियासत के रास्ते से जब आप आ रहे हैं तो इस नई सियासत का चरित्र क्या है इसको खोलिए। इस नई सियासत का चेहरा क्या है इसको खोल के बताइए। और इस नई सियासत में हमारी क्या जगह है वो भी बताइए। मनीष कश्यप जैसे लोगों को तो आपने बैठा लिया सर पे, हमें कहां रखिएगा ये बताइए। हम गजा के बारे में बात करेंगे तो मजाक उड़ाइएगा। ये बताइए कि ये सारे मसाइल में आप हमारे साथ कहां खड़े होते हैं। और वो रिप्रेजेंटेशन तो हमको पहले से मिल रहा है, तो वही वाला दे करके आप हमको कैसे रिझा सकते हैं भाई? जो नुमाइंदगी ऑलरेडी हमें मिल रही है, अब बड़ी पार्टियों से मिल रही है। कांग्रेस नेशनल लेवल की बड़ी पार्टी है भाई, पूरी तारीख है उसकी। आरजेडी कम से कम 50 साल से बिहार में उसका अपना एक वर्चस्व है, वो हुकूमत कर रही है, किसी ना किसी लेवल पे अपोजिशन का हिस्सा रहती है, एक ताकत है, वो हमको इतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे रही है। लोजपा की भी बहरहाल कहीं ना कहीं एक बेसात है, तुम्हारी कोई बेसात नहीं है भाई। तो जहां सब रिप्रेजेंटेशन लगभग उतना मिल ही रहा है हमको, तो हम तुम्हारे पीछे काहे को जाएं? तो तुम भी वादा भी कर रहे हो तो उतने ही, कम से कम 50% दो। 40 सीट का है, आओ ना। फिर जब रिप्रेजेंटेशन देने की बात करते हो या इस लेवल पे नहीं सोचते हो, आप आए हो कि आप जो है ना कोई जात पात की सियासत नहीं करोगे। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि आपके पीछे जो जात पात की बिहार की सियासत है। अब आइएगा ओबीसी, दलित, मुसलमान, जिसके बारे में मैंने कहा कि जो आपका फोकस है वो यही है, और आपने अपर कास्ट को छोड़ करके रखा हुआ है इसलिए कि वहां तो हेजेमनी है बीजेपी की। तो जब आपको यहाँ पे आकर के सेंध मारना है तो आपके लिए रह क्या जाता है सिवाय इसके ये कहने के कि हाँ हम जात पात की सियासत नहीं करेंगे, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करेंगे। गाली देने वालों को लेकर के आना ये प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स है। और उसका जो लोग स्वागत करते हैं और फिर उसको आकर के डिफेंड करते हैं वो कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं, इस पे सवाल नहीं होगा। बुरा वक्त चल रहा है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम एकदम में खत्म हो गए हैं भाई। हमारे लिए भी आवाज उठाने वाले लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब अल्टरनेट आता है तो बेटर अल्टरनेट आना चाहिए। वो बेटर अल्टरनेट तो है नहीं, कहीं से नहीं है, तो काहे मुसलमान साथ देगा? क्यों जाएगा? जिसका सर फूटा हुआ होगा वो जाएगा। बेटर अल्टरनेट के साथ आइए। अब बेटर अल्टरनेट अगर आप हैं तो साबित कीजिए, बिना साबित किए, बगैर अपना कुछ दिखलाए हुए। इतना डुबियस कैरेक्टर है आपका, आप वो करते रहे हैं जो सबको मालूम है। आज भी आप वही कर रहे हैं जो आपके शफाफ कैरेक्टर को नहीं बतलाता। अब फिर आप जो उम्मीद करते हैं कि आपके इस पॉलिटिक्स को अल्टरनेट पॉलिटिक्स मान लिया जाए कि आप बिहार बदलने आए हैं, एकदम नई ऊर्जा के साथ आप बिहार का नक्शा बदल देंगे और मुसलमान देखते देखते तरक्की कर जाएगा और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम बाकी नहीं रहेगी। तो ये सब अच्छे खुशनुमा अल्फाज ज़रूर हैं, इनके पीछे कोई माना मतलब नहीं है। इसलिए मैं अपनी कम्युनिटी से गुजारिश करना चाहता हूं कि जोश में मत आइए। वादे खूबसूरत होते हैं, बातों में पैसा नहीं लगता है, लेकिन जिनको आपने पहले से टेस्ट किया हुआ है बजाब्ता, जिनको आप देख रहे हैं बजाब्ता, उनकी खामियां खूबियां आपके सामने हैं, आप जानते हैं, उनके साथ रहिए, इनको देखिए। वेट एंड वॉच पे भी थोड़ा सा अमल कीजिए, देख लीजिए इनका क्या हश्र होता है। जहां से आते हैं वहां पे भी तो इनकी कोई होगी ना भाई। इनको जिन गाली देने वाले लोगों को ये अपना रहे हैं तो उनको क्या मकाम मिलने वाला है ये भी तो देख लेना चाहिए, और उसके बाद फिर तय होना चाहिए।
वरना अब तक तो ये आदमी एक ताजिर है, तिजारत करता रहा है, कोई पॉलिटिकल मतलब स्ट्रेटजिस्ट है, लेकिन पॉलिटिकल कोई बाज़ाब्ता आइडियोलॉजी का आदमी नहीं है। लोगों में देख रहा था गांधी जी रखे गए हैं, अंबेडकर जी रखे गए, और अच्छी बात है, हमारे दोनों आइकन है, नेशनल आइकन है, और दोनों की बड़ी इज्जत है, इसमें कोई शक नहीं है भाई। तो गांधी जी और अंबेडकर जी के साथ अगर एक उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का या मजहरुल हक साहब का या सज्जाद साहब का किसी और का एक फोटो हो जाता तो कोई बुरी बात थी है? इतनी ही बड़ी आबादी मुसलमानों की बिहार में है और आपकी सारी तवज्जो उन जगहों पे है जहां मुसलमान इतनी बड़ी आबादी में है, तो दो गो फोटो के साथ एगो और फोटो जुड़ जाता तो क्या हो जाता? का ना जरूरी समझते हैं कि आपको भी अच्छी तरह मालूम है, दो चार गो अच्छा जुमला बोलेंगे मुसलमान फेवर में आइए जाएगा, हक उक्ता मांगेगा नहीं, कुछ तो सवाल करेगा नहीं, इसलिए जाते हैं अच्छा अच्छा ख्वाब दिखलावेंगे और झोली भर लेंगे। अगर ऐसी बात नहीं है तो कोर कमेटी में भी तो कुछ लोग मुसलमानों वाले नाम वाले होते, मुसलमान होते, जो लोगो लगा है उसमें एक हो तो मुसलमान भी बीच में थोड़ा सा साइड में रखिए सकते थे, क्या कोई दिक्कत की बात थी? तो ये सब तो है नहीं, और ये सच्चाइयाँ बहुत कड़वी हैं, बहुत सारे लोगों को चुभेंगी, लेकिन ज़मीन पे रख करके चीज़ों को ठीक से देखिए, जोश में मत आइए। मुस्तकबिल इस तरह से नहीं बदलता है, एक फ़र्द कोई उठ करके और इस तरह से आकर के आपका मुस्तकबिल नहीं बदलेगा। जिसके पास अभी कोई ज़मीन नहीं है तो उसका ये हाल है, जब उसकी अपनी कोई बाज़ाब्ता ज़मीन बनेगी तो उसका क्या किरदार होगा, इसके बारे में कोई फैसला कुन बात नहीं कही जा सकती। और फैसला कुन बात नहीं कही जा सकती का मतलब ये है कि कोई मुस्बत राय देना इतना आसान नहीं है। मैं प्रशांत किशोर साहब के माजी को देखते हुए, उनके हाल को देखते हुए, उनके मुस्तकबिल के बारे में कोई मुस्बत राय देने की पोजीशन में नहीं हूँ। मैं अगर बहुत कोशिश भी करूँ तो नहीं दे पाऊँगा, और अगर ज़मीन पे उनकी सियासत को रख करके दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनसे जोड़ करके देखूँ और उसके बाद किसी नतीजे तक पहुँचूँ, तो मैं बाज़ाब्ता तरीके से ये बात कह सकता हूँ कि वो हमारे लिए कम से कम अल्टरनेट पॉलिटिक्स की भी हैसियत नहीं रखते हैं। बेटर अल्टरनेट की तो बात ही छोड़ दीजिए, मुतबादिल की हैसियत नहीं रखते, बेहतर मुतबादिल की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो बेहतर ये है, वेट और वाच कीजिए, उनको देखिए, मेहनत करने दीजिए, आने वाले वक्त में खुद क्लाउड क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ घोड़ा कितने दूर तक भाग सकता है, क्या सलाहियत है, नहीं है, वाकईतन आया है बिहार को बदलने के लिए, या कोई प्लॉट था जिसका हिस्सा था, कुछ आया था डिवाइड करने के लिए, या दूर तक जाएगा, वाकईतन एक ज़मीन बनाना चाहता है, वाकईतन बिहार की सरजमीन से मोहब्बत है, बदलना चाहता है, ये थोड़े से वक्त में पता चल जाएगा। तो अभी किसी जल्दबाजी के शिकार मत हो, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। अगर वाकईतन आइडियोलॉजिकल बेस अच्छा होगा, वो अपने बिहार के लिए काम करना चाहते होंगे, और उनका जो नक्शा का बिहार है, उनके जो बिहार का अपना नक्शा है उनके जहन में, उस नक्शे में हम भी उस तरह से हैं जिस तरह से हमें होना चाहिए, तो उस वक्त देखा जाएगा, बिल्कुल साथ देंगे, आगे आएंगे, कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।